Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम करेंगे एफएससी पार्ट 1 आईसीएस पार्ट 1 यानी कि फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स के एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। जी हां, हेडिंग आप देख सकते हैं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज के हम शॉर्ट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। जो बच्चे इस चैनल पर न्यू है वो जल्दी से इस चैनल को कर ले सब्सक्राइब और साथ लगी बेल की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी रोज आने वाली लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे बच्चों, ये सवालात इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर साल के पास पेपर को उठा के देखिए, हर बोर्ड में आप देखिए तो आपको ये सवालात बोर्ड में आए हुए नजर आएंगे। जी हां, 9 क्वेश्चंस हैं चैप्टर 1 की एक्सरसाइज में। 1 बाय 1 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, स्क्रीन पर पुट करूंगा, उनकी आंसर को डिटेल से डिस्कस करूंगा। अगर आप इन आंसर्स को एज इट इज पुट करेंगे जैसे मैं पुट कर रहा हूं तो आपके फिजिक्स के अंदर एक भी नंबर कटने के चांसेस नहीं है। 85 ऑफ 85 ले सकते हैं आप लोग। प्यारे बच्चों, तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। जी हां, अगर आप इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स देखना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स से लेकर डायमेंशंस वाले आखिरी टॉपिक तक और न्यूमेरिकल्स एटसेट्रा, तो यहां मौजूद लिंक पर क्लिक कीजिए। सारी वीडियोस प्लेलिस्ट की शक्ल में आपको मिल जाएंगी ए टू जी। आप जब आपको टाइम मिले वो सारी वीडियोस देखिए, डाउनलोड कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको वीडियोस पसंद आए, और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्यारे बच्चों, पहला सवाल है, नेम सेवरल रिपीटेटिव फिनोमेनन अकरिंग इन नेचर। कुछ ऐसे अवामिल बताइए, रिपीटेटिव क्या, ऐसे फिनोमेना जो रिपीट करते हैं अपने आप को, कुछ वक्त के बाद दोबारा, कुछ वक्त के बाद दोबारा, कुछ वक्त के बाद दोबारा, यानी बार बार अपीयर होते हैं, रीअपीयर 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 होते हैं इन नेचर, कुदरत के अंदर। नेचर के अंदर कुछ ऐसे अवामिल बताइए, फिनोमेनन बताइए जो क्या हो रहे हैं, कुदरती तौर पे अपने आप को डेली बेसिस पर, ईयरली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर रिपीट कर रहे हैं, सेकंड्स के अंदर, मिनट्स के अंदर रिपीट कर रहे हैं। विच कुड सर्व एज, जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड्स, जिन्हें स्टैंडर्ड के तौर पर, वक्त का म्यार उसके तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे घड़ी है, वक्त देख के पता लग जाता जी 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, स्टैंडर्ड है सबके लिए, सबके यहां, सबके घरों, सबकी दुकानों पर घड़ी लगी है, स्टैंडर्ड है। क्या ऐसी कुदरत के अंदर कोई चीजें हैं जिनको देख के हम कह सकते हैं जी हां ये वक्त हो गया है, ये वक्त हो गया है, ये महीना हो गया है, ये सीन हो गया है? आइए जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप रिपीटेटिव फिनोमेनन की तारीफ करेंगे। जी हां, पहले सबसे आप ये बताएंगे ये रिपीटेटिव फिनोमेनन होते क्या हैं जो अपने आप को रिपीट करते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, द फिनोमेनन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स ऑफ टाइम। जी हां, जो खास वक्त के बाद दोबारा अपीयर हो, खास वक्त के बाद, एक खास पीरियड है उनका, एक दिन है, एक घंटा है, एक महीना है, एक साल है, वो दोबारा आपके सामने अपीयर हो, जाहिर हो, मंजरे आम पर आए, ऐसे अवामिल को क्या कहा जाता है? रिपीटेटिव फिनोमेनन। टाइम इज कॉल्ड रिपीटेटिव फिनोमेनन। जी हां, आइए, एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें से मैंने 6 ऐसी एग्जांपल्स आपके सामने पुट की हैं जो आप डेली नोट करते हैं, ईयरली नोट करते हैं, मंथली नोट करते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहली सिंपलेस्ट एग्जांपल, सनराइज एंड सनसेट। जी हां, पता है सुबह के टाइम 5 बजे, 6 बजे, 4:30 बजे, 4 बजे, सर्दियों में जरा लेट, गर्मियों में जरा अर्ली सनराइज होना है, सूरज निकलना है, सूरज गरूब होना है। यहां मैंने बनाई है डायग्राम अपनी बनाएंगे। सनराइज कर रहा है ईस्ट से, सनसेट कर रहा है वेस्ट में। इस तरह आप जानते हैं ये अमल रिपीट होगा, क़यामत तक ये अमल रिपीट होता रहेगा। दिन चढ़ेगा, रात आएगी, दिन चढ़ेगा, रात आएगी। तो क्या हो रहा है, एक खास टाइम के बाद दिन ढल रहा है, शाम आ रही है, शाम गुजर रही है, दिन चढ़ रहा है, तो रिपीट हो रहा है ये अमल। जी हाँ, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जी हाँ, जमीन अपने एक्सिस के गिर्द घूम रही है। आप जानते हैं जमीन 2 तरह की मोशन कर रही है, एक तो किसके गिर्द चक्कर लगा रही है, सूरज के गिर्द, और दूसरा अपने एक्सिस के गिर्द भी घूमती चली जा रही है, जिसकी वजह से डे नाइट डे नाइट डे नाइट अपने एक्सिस के गिर्द। और मैंने आपको डायग्राम से दिखाया है, एक्सिस का मतलब ये होता है
एक लाइन जो जमीन में से गुजारी जाए बिल्कुल, तो जमीन बिल्कुल ऐसे ही घूम रही होगी जैसे फुटबॉल हमारी उंगली पर घूम रहा हो। जैसे कुछ प्लेयर फुटबॉल को उंगली पर घुमाते हैं, वो उंगली, वो फिंगर एक एक्सिस की तरह शो की जा सकती है और फुटबॉल उसी के गिर्द घूमता चला जा रहा है। जैसे स्टीयरिंग अपने रॉड के गिर्द घूमता चला जाता है, जैसे पहिया, बिल्कुल ऐसे ही जमीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमती, जिससे डे नाइट डे नाइट डे नाइट। तो ये रिपीट हो रहा है सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, 8 घंटे का दिन, फिर रात 12 घंटे की, फिर दिन आ गया, इन टूल मिला के 24 घंटे के अंदर अंदर ये रिपीट हो रहा है। अमल ये नेचर के अंदर हो रहा है, तो ये क्या है? रिपेटिटिव फिनोमेनन। ठीक हो गया। रोटेशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। जी हाँ प्यारे बच्चों, हम जानते हैं सारे प्लैनेट्स, 9 प्लैनेट्स का हमारा प्लैनेटरी सिस्टम है। हर प्लैनेट सूरज के गिर्द अपने खास ऑर्बिट में, जहां अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है उस ऑर्बिट में पाबंद है घूमने का। इसी तरह हमारी अर्थ भी इन्हीं में से एक है, और अर्थ है, मार्स है, आप सब जानते हैं, नेपच्यून है, वीनस है, और लास्ट पे प्लूटो है। इस तरह के ये क्या है जी? हमारे प्लैनेटरी सिस्टम है। हर प्लैनेट क्या कर रहा है? खास वक्त के अंदर अपनी रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, ना उसमें डिले है ना उसमें जल्दी है। एक खास वक्त के अंदर, जैसे जमीन 365 दिन के अंदर सूरज के गिर्द एक पूरा चक्कर करती है, तो क्या ये टाइम खास टाइम नहीं है? क्या ये टाइम स्टैंडर्ड नहीं है? हम कह नहीं सकते 365 दिनों के बाद साल आएगा, 2022 आ जाएगा, 2023 आ जाएगा। तो ये रेपिटेटिव फिनोमेनन है, रेपिटेटिव फिनोमेनन है। ठीक हो गया। तो चेंज ऑफ वेदर्स, जी हाँ, मौसमों का तगैयर, मौसमों की तब्दीली। आप जानते हैं अभी समर खत्म होने वाला है, विंटर शुरू होने वाला है, विंटर की एक ड्यूरेशन होगी, उसके बाद दोबारा से समर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? ये रिपीट हो रहे हैं। एक खास सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम है जिसमें मौसम क्या होगा? गर्म, फिर सर्द, फिर मोतदिल सा बारिशें होंगी। ये मौसम हम प्रिडिक्ट भी करते हैं और हमें पता भी है नेचर के हिसाब से। यानी एक खास इंटरवल ऑफ टाइम है, स्पेसिफिक टाइम इंटरवल है, जिसके बाद सर्दियां, सर्दियों के बाद गर्मियां, ये चलता रहेगा। ये भी एक रिपेटिटिव फिनोमेनन की एक एग्जांपल है जो सर्टेन टाइम के बाद रिपीट हो रहा है। वेदर चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली। लेटस वाइब्रेशन इन क्रिस्टल्स। पहले तो बताइए क्रिस्टल किसे कहते हैं? नमक का एक दाना, एक जरा ले लीजिए, उसकी जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है दैट इज क्रिस्टल, उसे क्रिस्टल कहते हैं। अब उस क्रिस्टल के अंदर मैं आपको जरा प्रोमिनेंट करके दिखाया है, क्रिस्टल के अंदर जो प्यारे बच्चों एटम्स हैं, बड़े प्रॉपर पैटर्न से बैठे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन्स, उसके एटम, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बड़े पैटर्न से बैठे हैं, जैसा कि एक मैंने क्रिस्टल आपको दिखाया। और क्रिस्टल लेटस के अंदर वाइब्रेशन, लेटस वाइब्रेशन मतलब लेटस कहते हैं जाली को, जाली, जैसे आप अक्सर देखते हो जंगला सा बनाया जाता है, बिल्कुल ऐसे क्रिस्टल एक जंगले के तरह है जिसमें इलेक्ट्रॉन और एटम प्रॉपर अपनी पोजीशंस पर बैठे हैं। ये देखिए इनकी प्रॉपर पोजीशंस हैं। अब इस प्रॉपर पोजीशंस पर क्या ये रेस्ट में है? नहीं, ये कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं? कंटिन्यूस, कभी कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, लेकिन क्लोजली पैक्ड है। इनकी मोशन अपनी जगहों पे इस तरह से हो रही है। ठीक है, कंटिन्यूस इस तरह की मोशन हो रही है, कंटिन्यूसली लगी हुई है। इसको भी हम रीजनेबल क्या कर सकते हैं? टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज कर सकते हैं कि कितनी देर के अंदर ये कितनी ऑसिलेशंस करेंगे, वाइब्रेशंस करेंगे, लेटेस्ट वाइब्रेशंस होंगी। लेटेस्ट ये पूरा स्ट्रक्चर सा। लास्ट पे अगर हम बात करें रेपिटेटिव फिनोमेनन की, वो है रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। और बहुत सी एग्जांपल्स हैं, मैंने बीच में से 6 चूज की। इसी तरह से जैसे चांद जमीन के गिर्द क्या कर रहा है? रेवोल्यूशन कर रहा है, पूरा चक्कर लगा रहा है। 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन के अंदर पूरा चक्कर लगाता है और नया इस्लामिक महीना शुरू होता है। जी हाँ, जब चांद हमें प्रेडिक्ट है, हम देखते हैं नया चांद निकलता है, पहली रात का चांद, पहले दिन का चांद, वो क्या है? प्रॉपर डेज के बाद फिर रीअपेयर होगा। तो ये रिपीट हो रहे हैं। ऐसे फिनोमेनन जो बार बार एक खास वक्त के बाद रिपीट हो, उन्हें क्या कहा जाता है? रिपेटिटिव फिनोमेनन अकरिंग इन नेचर। ये हैं जी, इन्हें स्टैंडर्ड के तौर पर यूज किया जा सकता है। ये स्टैंडर्ड के तौर पर यूज कर सकते हैं किसी को हवाला देने के लिए, बताने के लिए। ये था पहला सवाल। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की जानिब। जी स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन देखिए 1.2 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट्स का। सवाल है, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज द पीरियड ऑफ अ पेंडुलम एज अ टाइम स्टैंडर्ड। जी हाँ, सिंपल पेंडुलम जिसका जिक्र आप 10th क्लास में भी कर चुके हैं और डिटेल से चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, जिसका टाइम पीरियड अभी हम एक्सप्रेस भी करते हैं, जो शो भी करवाया जा चुका है। कहता है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को, ऑसिलेशन के, वाइब्रेशन के टाइम को आप एक स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल अगर करें तो उसके ड्रॉबैक्स क्या है?
नेगेटिव पॉइंट्स क्या है उसके, हम क्यों सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को टाइम स्टैंडर्ड नहीं ले सकते, एक स्टैंडर्ड के शो के तौर पर शो नहीं कर सकते, व्हाट इज द रीजन। बहुत सारी रीजंस हैं जिनमें से कुछ रीजन यहां पुट की गई हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। पहली चीज तो ये कि आपको टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम पता होना चाहिए और उसका फार्मूला हम जानते हैं, चैप्टर नंबर 1 का 10th क्लास का थर्ड टॉपिक था सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी स्क्वायर रूट। चैप्टर नंबर 7 में ये कैसे फार्मूला आया वहां डिटेल से भी पढ़ेंगे हम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज तो आप लिखेंगे द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैन नॉट बी सर्व्ड एज टाइम स्टैंडर्ड। इसे टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर सर्व नहीं कर सकते। चाहे तो रीजंस लिखने के एंड पर लिख दीजिए या पहले लिख दीजिए। फिर आप बताएंगे कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दो चीजों पर डिपेंड करता है। यहां 2 पाई कांस्टेंट है, यहां पर वेरिएबल जो क्वांटिटीज हैं वो L है, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम, और G ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसे कहते हैं। ये दो फैक्टर्स हैं, टाइम पीरियड इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। गौर कीजिएगा किस पर डायरेक्टली और किस पर इनवर्सली निर्भर करता है, डिपेंड करता है। आइए जानते हैं। जी हाँ, आपके सामने ये फार्मूला लिखा हुआ है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ L। लेंथ ऑफ द पेंडुलम आप सब जानते हैं, ये सिंपल पेंडुलम होता है एक धागा, एक डोरी, एक स्ट्रिंग और उसके साथ क्या बांध दिया जाता है, हैवी सा मैस जिसे बॉब कहा जाता है। ये सिंपल पेंडुलम बन गया नाम की तरह सिंपल। कहता है ये कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करा, तो देखिए टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जिसे कैपिटल टी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, दो फैक्टर्स, पहला लेंथ और उसके ऊपर स्क्वायर रूट है अकॉर्डिंग टू फार्मूला, और दूसरी चीज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जिसकी कीमत आप पढ़ चुके हैं जमीन पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जिसे आप फर्स्ट ईयर में ज्यादा प्रिसाइज पढ़ेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी हाँ, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, डोरी की लेंथ, रस्सी की लेंथ, सिंपल पेंडुलम की डोरी जो है, और टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब मुझे बताइए क्या लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हर जगह सेम है? अगर तो ये हर जगह सेम है, मैं इसे पहाड़ों पर ले जाऊं, मैं इसे समुद्रों पर ले जाऊं, मैं किसी भी मौसम में, वेदर में इसको टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाहूं, तो क्या ये रिलायबल है? क्या इसे यूज किया जा सकता है? तो जवाब है नहीं। क्यों भला? वजह यह है कि सिंपल पेंडुलम की लेंथ, सिंपल पेंडुलम एक सिंपल से धागे, एक रस्सी, एक डोरी पर मुश्तमिल है। मुझे ये बताइए, हमने 8th 9th और 10th की साइंस में और फिजिक्स में नहीं पढ़ा हुआ कि चीजों का साइज बदलता है, मैटर कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और एक्सपैंड होती हैं विद द वेरिएशन इन वेदर। मौसम की तब्दीली के साथ इनके साइज में इजाफा, वॉल्यूम में इजाफा, लेंथ में इजाफा और कमी होती रहती है। तो मुझे बताइए, एज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन, किस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ L, length of the pendulum, as we know that the length of the string of pendulum will decrease। हम जानते हैं सर्दियों में चीजों ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, सुकड़ना है, करीब करीब आना है, साइज में कमी आनी है, चाहे माइन्यूट सी क्यों ना हो, मिलीमीटर्स के अंदर क्यों ना हो, मिलीमीटर से भी आगे माइक्रो या नैनोमीटर्स में क्यों ना हो, है तो सही ना, कमी तो आ रही है। इसका मतलब इसके साइज में कमी आएगी विद द चेंज इन वेदर, मौसम की तब्दीली के साथ। जबकि दूसरी तरफ आप जानते हैं समर में इसने एक्सपैंड करना है, थोड़ा सा एक्सपैंड करे, बहुत ज्यादा करे, है तो एक्सपेंशन, है तो इजाफा। इसका मतलब इसका टाइम पीरियड वो नहीं रहेगा जो एक्चुअल था। ऑफ कोर्स विंटर में इसका टाइम पीरियड कुछ और आएगा और समर में टाइम पीरियड कुछ और आएगा, चेंज हो गया। तो क्या इसे मैं पूरा साल स्टैंडर्ड के तौर पर यूज कर सकता हूं? तो जवाब होगा नहीं। ये तो बदलता है, मौसम के साथ बदलता है, विंटर में कुछ और है, समर में कुछ और है। जैसे हमारे दोस्त होते हैं, हमारे साथ कुछ और है, बाकी दोस्तों के साथ कुछ और है, खाओ पिलाओ तो कुछ और है, ना खिलाओ तो कुछ और है। मिसाल दे रहा हूं, ठीक है। इसी तरह से सिंपल पेंडुलम का क्योंकि लेंथ चेंज होती रहती है तो इसका टाइम पीरियड फिक्स नहीं हो सकता। जी हां, इसी तरह से आप जानते हैं इसकी लेंथ वेरी करती है। दूसरी रीजन हम इसे स्टैंडर्ड के तौर पर क्यों सर्व नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते, भरोसा इस पे क्यों नहीं कर सकते एज अ टाइम स्टैंडर्ड? दूसरी रीजन ये है कि ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ इनवर्स इसका ताल्लुक है इसके टाइम पीरियड का। तो मुझे बताइए, हमने नहीं पढ़ा हुआ, ऑन द सरफेस ऑफ ओशन, समुद्र की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ज्यादा प्रिसाइज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मुझे बताइए क्या ये वैल्यू हर जगह सेम है? K2 पर भी यही है, माउंट एवरेस्ट पर भी यही है, जी हाँ, चांद पे चले जाए वहां भी यही है। तो आपका जवाब होगा नहीं। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विद आल्टीट्यूड कम 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 होता जाता, जैसे जमीन से अबव जाते जाओगे, जैसे हाइट पर जाते जाओगे, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो मुझे बताइए अगर इसी सिंपल पेंडुलम को हम जमीन पर इस्तेमाल करें, यहां नॉर्मली इस्तेमाल करें, पहाड़ों पर ले जाएं, जी हाँ, चांद पर ले जाएं, तो क्या ये आंसर वही देगा जो इसने अर्थ पर दिया था? तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है विद आल्टीट्यूड। यही रीजन मैंने लिखी हुई है, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी। तो जैसे जैसे जी वेरी करेगा, और जी कैसे वेरी करता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेरी करता है बुलंदी के साथ। अगर मुझे इसे मरी ले जाना पड़ा, अगर मुझे इसे कहां लेना जाना पड़ा, K2 पर जाके कैलकुलेशन करना पड़ी, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि जी की वैल्यू डिक्रीज 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 होती जाएगी, तो टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। क्या मतलब? ये ज्यादा देर में रोटेशन करेगा, जबकि जमीन पे ये जल्दी रोटेशन कर रहा था, जल्दी वाइब्रेशन कर रहा था, जल्दी ऑसिलेशन कर रहा था। टाइम पीरियड इसका मतलब इसका स्टैंडर्ड नहीं है, ये तो वेरी करता है, ये तो बदलता है। और तीसरी बड़ी वजह, जी हाँ, फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं, वेदर की चेंजिंग्स हैं, हवा चल रही है, तो क्या टाइम पीरियड वही आएगा? बताइए, अगर मौसम बड़ा सुहाना सा है, मौसम बड़ा साफ सुथरा है, तो मुझे बताइए क्या टाइम पीरियड इसका वही आएगा जो बारिश के टाइम पर आया, जो तूफान के टाइम पर आया? जी हाँ, गर्मियों में, सर्दियों में, मौसम की तब्दीली के साथ, हवा चलने के साथ, हवा बंद होने पर इसका टाइम पीरियड क्योंकि चेंज होगा, इसकी ऑसिलेशन, इसकी वाइब्रेशन चेंज होगी, वक्त चेंज होगा, तो इसको स्टैंडर्ड के तौर पर यूज नहीं किया जा सकता। ये है जी रीजंस जिसकी बिना पर इसे रिजेक्ट किया जाता है, इसके टाइम पीरियड को हम स्टैंडर्ड के तौर पर यूज नहीं कर सकते। ये था क्वेश्चन नंबर 2। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की जाने। जी तो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ये सवाल बहुत दफा बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। प्यारे बच्चों, ये सवाल बहुत ही आसान है। आइए अंडरस्टैंड करते हैं इसकी स्टेटमेंट को और फिर इसका आंसर देते हैं। लिखता है, व्हाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द किलोग्राम एंड द मोल। हम मादा की मिकदार, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसके मुतालिक हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर हमने बेस यूनिट्स पढ़े, ड्राइव्ड यूनिट्स पढ़े और सप्लीमेंट्री यूनिट्स पढ़े। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जिक्र हमने बेस यूनिट्स के अंदर सुना था। बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को बेस यूनिट्स कहा जाता है, वहां पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आया था। कहता है, हम क्यों अपना फायदा समझते हैं कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मादा की मिकदार के 2 डिफरेंट तरह के यूनिट्स इस्तेमाल करके, कभी किलोग्राम यूज कर लेते हैं, कभी मोल यूज कर लेते हैं। चक्कर क्या है ये तो समझाइए, कब किलोग्राम यूज करेंगे, कब मोल यूज किया करेंगे? आइए जानते हैं, हमारे पास इसका आंसर है। We find it useful to have 2 units for the amount of substance, the kilogram and the mole, because, जी हाँ, आप स्टेटमेंट को रिपीट करने के बाद लिखेंगे because। वजह यह है कि मेरे पास रीजंस हैं क्यों मैं सूटेबल समझता हूं, यूजफुल समझता हूं इसके 2 यूनिट्स लेना। जी हाँ बच्चों, जब हम मैटर, मादा के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के मुतालिक कंसर्न है, यानी मेरे पास मैंने डिफरेंट डायग्राम्स भी बनाई आपको समझाने के लिए। आपके पास साल्ट है, नमक है, या सैंड है, रेत है, आप जानते हो उसके ग्रेन्स कितने छोटे छोटे होते हैं। मादा है, मैटर है। अगर आप जानना चाहते हो इसकी क्वांटिटी ऑफ मैटर इन सेंस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर आप इसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स जानना चाहते हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जानना चाहते हो, इसके ग्रेन्स, इसके पार्टिकल्स गिनना चाहते हो, तो प्यारे बच्चों तब हम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस का यूनिट मोल लिया करेंगे। मोल लेंगे यानी उनकी गिनती हम मोल में करेंगे, और जिसकी नंबर, जिसकी वैल्यू आप सभी जानते हैं, केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, 6.023 into 10 की पावर 23 एटम्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हों, उसे हम 1 मोल कहते हैं। तो गौर कीजिएगा, अगर आपके पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस साल्ट की हो, शुगर की हो, या दाने हो, ग्रेन हो, आटा जिसका खाते हैं आप, जी हाँ, अगर गौर कीजिए, इसे बहुत छोटा मैंने बनाया है, इसे थोड़ा बड़े साइज में बनाया है, इसे मैंने और बड़े साइज में बनाया है ग्रेन्स के दानों को। तो गौर कीजिए, मुझे बताइए, अगर मैं 1 मोल की बात करूं, तो क्या 1 मोल साल्ट
1 मोल शुगर, 1 मोल ग्रेन, क्या नंबर ऑफ पार्टिकल सेम नहीं होंगे? इसका मतलब अगर मुझे मादा की मिकदार नंबर ऑफ पार्टिकल्स की शक्ल में चाहिए जो सबके लिए सेम होगी, चाहे रेत के जर्रे हो, चाहे मट्टी के जर्रात हो, चाहे आपके पास साल्ट के जर्रात हो, अगर मुझे इनके पार्टिकल्स गिनने हैं तो एक जितने पार्टिकल्स को 1 मोल 1 मोल 1 मोल कहूंगा। ऑफ कोर्स साल्ट में पार्टिकल्स ज्यादा, क्या आएगा आपके पास? थोड़ी सी जगह में पार्टिकल्स तो उतने ही आने हैं, थोड़ी सी जगह में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 पूरे हो जाने हैं, जबकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मुझे शुगर की थोड़ी ज्यादा लगनी है क्योंकि बड़े साइज में है, और ग्रेन्स मुझे 1 मोल कुछ और ही ज्यादा लगने हैं, 6.0 10 की पावर 23 बिलियंस एंड ट्रिलियंस, थाउजेंड्स ऑफ ट्रिलियंस ये बनते हैं। तो इसका मतलब जब आपको मादा की मिकदार पार्टिकल्स की शक्ल में, काउंटिंग की शक्ल में चाहिए तो आप यूनिट मोल यूज किया करेंगे, ठीक है। और 1 मोल जो है वो सभी मैटर के लिए, सारे मादा के लिए, चाहे वो आपके पास कॉटन हो, रुई हो, चाहे वो आपके पास भारी भरकम चीज हो, सबके लिए उसके नंबर सेम है। जबकि दूसरी तरफ जब आपको क्वांटिटी ऑफ मैटर चाहिए, भाई मेरे पास क्वांटिटी ऑफ मैटर कितनी है, पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स से कंसर्न नहीं है, नंबर ऑफ पार्टिकल से कंसर्न ताल्लुक ही नहीं है। जी हाँ, मुझे सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मैटर जाननी है, कितना मैटर है, कितनी आप जानते मेरे अंदर मौजूद मैटर है। तो प्यारे बच्चों, मुझे उस वक्त कौन सा यूनिट यूज करना है? दैट इज किलोग्राम, जो कि फिजिकल बैलेंस, जो कि लिवर बैलेंस, जो कि इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस के जरिए मेजर किया जाता है, ठीक है। इसमें पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स काउंट नहीं किए जाते, कंसीडर किए जाते हैं। ऑफ कोर्स ज्यादा होंगे तो ज्यादा मैस होगा, लेकिन उनके नंबर्स को काउंट नहीं करते। इसका मतलब ये हुआ कि अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस का यूनिट हम मोल तब लिया करेंगे जब अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस हमें पार्टिकल्स, नंबर्स, तादाद की शक्ल में चाहिए, उसकी काउंटिंग करनी है तो मोल लेंगे। और अगर मुझे सिर्फ उसके मादा की मिकदार से कंसर्न है, मैटर की मिकदार से कंसर्न है, कितना है, 1 kg, 2 kg, 4 kg, 5 kg, कितना भी आ रहा चलेगा। कॉटन है तो 1 kg में इतनी आ जाएगी, जबकि 1 kg लोहा लेंगे तो इतना सा पूरा हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो ये है जी सेंस क्वेश्चन नंबर 3 की। उम्मीद करता हूं समझ आ गई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो बच्चों बात करते हैं एक्सरसाइज के 4th शॉर्ट क्वेश्चन की। ये भी बहुत आसान शॉर्ट क्वेश्चन है, ज्यादातर ये एमसीक्यू के तौर पर बोर्ड के एग्जाम्स में आता है, ई कैड, एमडी कैड्स के पेपर्स के अंदर आता है। सुनिएगा, ये यहाँ इस जैसे आ सकते हैं। 3 स्टूडेंट्स measured a length of a needle। 3 स्टूडेंट्स को ये टास्क दिया गया कि सुई की, नीडल की लंबाई मालूम कीजिए। उन्होंने किससे मेजर की? विद अ स्केल। आम जो स्केल आपके पास आपके ज्योमेट्री बॉक्स में या आपके बैग के अंदर मौजूद है, उस आम सिंपल स्केल के साथ उन्होंने नीडल की क्या मालूम की? लेंथ मालूम की, स्केल के ऊपर रख के। ऑन विच, उस स्केल के ऊपर क्या लिखता है? मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर। उस स्केल का लीस्ट काउंट, यानी वो सबसे छोटी जो रीडिंग ले सकता है वो स्केल, वो 1 मिलीमीटर है, क्योंकि उसके ऊपर सबसे छोटी लाइन 1 मिलीमीटर है। उससे छोटी लाइन लगी ही नहीं है, तो वो 1 मिलीमीटर से छोटी रीडिंग ले ही नहीं सकता। ये है लीस्ट काउंट ऑफ दैट स्केल एंड रिकॉर्डेड एज। 3 स्टूडेंट्स ने क्लेम किया, मुझे आके बताया सर, पहले स्टूडेंट का कहना है सर मैंने रीडिंग नोट की है, क्या? 0.2145 मीटर। मीटर के अंदर मेजर कर रहे हैं, जी हाँ, मीटर के अंदर। दूसरी तरफ दूसरे स्टूडेंट का ये कहना था सर इस नीडल की, इस सुई की लंबाई है 0.21 मीटर। और तीसरा स्टूडेंट कहता है सर इस नीडल की लंबाई है 0.214 मीटर। विच रिकॉर्ड इज करेक्ट एंड वाई? बताइए कौन सा बच्चा, कौन सा स्टूडेंट सही बात कर रहा है और क्यों सही है उसकी बात, बाकियों की गलत क्यों है। बच्चों यहां जिक्र हुआ, पहले तो मैं आपको आंसर कर देता हूं। ये आंसर क्यों ये आएगा 0.214 मीटर, ये वाला आंसर करेक्ट है, इसकी रीजन जानते हैं। पहले तो आप लिख देंगे करेक्ट रिकॉर्ड। जिस स्टूडेंट ने थर्ड वाले जो करेक्शन, जो आप मेजरमेंट लेके आपको बताया, दैट इज द करेक्ट वन। क्यों करेक्ट है आइए जानते हैं। देखिए स्केल, आम सिंपल सा स्केल, और खुद ही उसने कह दिया कि उसका मिनिमम डिवीजन यानी उसका लीस्ट काउंट कितना है? द लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज 1 मिलीमीटर। अब रीडिंग मीटर में दी है, लीस्ट काउंट मिलीमीटर में है। भाई लीस्ट काउंट को भी मीटर में पहले लिखिए, लीस्ट काउंट मिलीमीटर में दिया है, लीस्ट काउंट भी हमारे पास मिलीमीटर में होगा, तो मुझे पता चलेगा
कितनी प्रतिशत तक ये जो रिकॉर्ड है कितने डेसिमल तक ठीक आना है, क्योंकि लीस्ट काउंट सही पता चलता है पॉइंट के बाद, इशारिये के बाद कितने डिजिट्स तक आंसर आना है। जी हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक मेरा देख लीजिए, लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है डिटेल के साथ, उसमें मैंने आपको बताया है, अनसर्टनिटी के मतलब भी बताया है, प्रेसिजन के मतलब भी बताया है, किस तरह ये डिपेंड करते हैं इंस्ट्रूमेंट पर। तो 1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट था, मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये बनेगा 0.001 मीटर। कैसे बनेगा वो मैं कैलकुलेट करके दिखा दिया। 1 मिलीमीटर, मिली का मतलब सभी जानते बच्चों, ये चिल्ली मिली तो है नहीं है, ये मिली है, प्रीफिक्स है, 9th क्लास चैप्टर 1 में पढ़ा था, 10 की पावर -3। अब 10 की पावर -3 को कहां ले जाएंगे, नीचे जो +3 हो जाएगा, यानी 1/10 की पावर 3 मीटर। अब 1/10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब 1 के साथ 3 जीरो, और 1 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो लीस्ट काउंट का आंसर किस में आ जाएगा, मीटर 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 में, 0.001 मीटर। अब लीस्ट काउंट को देखिए गौर से, द लीस्ट काउंट 0.001 क्या शो करता है, क्या बताता है, शोज दैट इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर द लेंथ ऑफ नीडल प्रिसाइजली। जी हाँ, कितने डिजिट्स तक ये आंसर सही दे सकता था, कितने डिजिट्स तक आंसर सही दे सकता था, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक। ये आंसर गलत हुआ, फिर ये आंसर गलत, इसमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आंसर उसने नोट करवा दिया हुआ है। जी हाँ, गलत बयानी की, ये आंसर उसने पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक नोट किया, गलत है। इसने बिल्कुल सही कैलकुलेट किया, जो कि इंस्ट्रूमेंट की आप जानते हैं लीस्ट काउंट है, उसके अकॉर्डिंग ही मेजर किया। हमारा इंस्ट्रूमेंट इशारिये के बाद, डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आंसर दे सकता है। और ये हमें कहां से पता चला, फ्रॉम द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, और कहा था उसने पहले ही कि लीस्ट काउंट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 0.214 मीटर। लीस्ट काउंट मीटर के अंदर 0.001 मीटर तक है, तो आंसर 0.00 यानी 3 डिजिट इशारिये के बाद सही आंसर है। ये था एमसीक्यू टाइप शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस इसके एमसीक्यू पे आने हैं। वैल्यूज बदल सकता है, स्केल बदल सकता है, रीडिंग्स बदल सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट यही होगा। आप इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट देखोगे, मिलीमीटर है या मीटर है, अगर रीडिंग मीटर में है तो लीस्ट काउंट को भी मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, और अगर रीडिंग मिलीमीटर में है, लीस्ट काउंट मिलीमीटर में है, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, कंपेयर करने की जरूरत है। कंपेयर कीजिए कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है। आइए बढ़ते हैं 5th शॉर्ट क्वेश्चन की जानिब। तो बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। ये क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, आया कभी नहीं, लेकिन क्योंकि इस एक्सरसाइज का हिस्सा है तो इस क्वेश्चन को भी हमने करना है। बहुत आसान है, थोड़ा सा अजीब लगेगा आपको स्टेटमेंट देखकर। लिखता है, एन ओल्ड सेइंग is that a chain is only as strong as its weakest link. What analogous statement can you make regarding to experimental data used in computation? सवाल को समझ लीजिए। कहता है, एक बहुत पुरानी कहावत है कि एक चेन जो है, चेन देखी होगी आपने, इवन साइकिल की या जंजीर, मुख्तलिफ किस्म की आपने जंजीरें देखी होंगी। A chain is only as strong as its weakest link. चेन उतनी ही स्ट्रांग है जितना उसका कमजोर तरीन लिंक है। यानी आप जानते हैं लिंक बाय लिंक, साइकिल की चेन हो, बाइक की चेन हो या कोई भी चेन हो, वो आप जानते हैं लिंकेज के जरिए बनी होती है, मुख्तलिफ जोड़ लगे होते हैं, उनके जरिए चेन बनती है। तो चेन कितनी स्ट्रांग है कहां से पता चलेगा, उसके सबसे वीकेस्ट पार्ट को ढूंढे। जितना वो वीकेस्ट पार्ट कमजोर होगा उतना ही मतलब ये चेन जल्दी टूटने वाली, उसकी स्ट्रेंथ वो बताएगी, उसकी स्ट्रेंथ वो बताएगी। ठीक है, किसी फैमिली, कोई कितनी फैमिली स्ट्रांग है, पता ये चलेगा उस घर के अंदर सबसे कमजोर तरीन आदमी कौन है। अगर तो कोई कमजोर नहीं, इसका मतलब तगड़ी फैमिली है। ऐसे ही कोई चेन कितनी स्ट्रांग है उसके वीकेस्ट लिंक से। अगर वीकेस्ट लिंक भी स्ट्रांग हुआ तो इसका मतलब चेन बड़ी तगड़ी है, ये टूटने वाली नहीं है। इसी तरह कहता है, बताइए इससे मिलती जुलती, मुताबिकत रखने वाली, इसके जैसी, एनालॉगस का मतलब इसके जैसी कोई स्टेटमेंट बताइए जिसका ताल्लुक कहां से हो, एक्सपेरिमेंटल डेटा, जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो, रीडिंग्स नोट करते हो, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, मेजरिंग स्केल, मीटर रूल, इन सब को यूज करते हो, जो रीडिंग्स नोट करते हो, डेटा नोट करते हो, हिसाब किताब करते हो, कैलकुलेशन करते हो, उसमें जो आपके पास आंसर्स आते हैं, क्या उनमें कोई ऐसी स्टेटमेंट बनती है जो स्टेटमेंट पुरानी एक कहावत है?
अब जरा अपने एक्सपेरिमेंटल डेटा, रिसर्च, कंप्यूटेशन, हिसाब किताब में भी कोई ऐसी स्टेटमेंट बताओ जिसका ताल्लुक जो इसके जैसी हो, इससे मिलती जुलती हो, मुताबिकत रखती हो। तो आइए देखते हैं बेटे, इट्स एनालॉगस स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल डेटा यूज इन कंप्यूटेशन। एक्सपेरिमेंटल डेटा जो भी आप रीडिंग नोट करते हो वर्नियर कैलिपर को यूज करके बार बार जो रीडिंग आती है उसे एक्सपेरिमेंटल डेटा कहा जाता है। मालूमात, इंफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के बाद इन्हें कंप्यूटेशन, हिसाब किताब में कैलकुलेशन के दौरान जो आपके पास रिजल्ट आए हैं, कहता है इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी? अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा इज ओनली एज मच एक्यूरेट। एक्सपेरिमेंटल डेटा में हमें क्या चाहिए? एक्यूरेसी चाहिए। हम चाहते हैं रिजल्ट एक्यूरेट आए। यहां हम चेन कहते हैं स्ट्रॉन्ग आए, चेन तगड़ी होनी चाहिए, चेन टूटे ना, टेन जो आपके पास चेन है टूटे ना, इतनी तगड़ी हो। यहां हम चाहते हैं रिजल्ट आपका एक्यूरेट हो, अच्छा हो, फाइनल रिजल्ट के बहुत करीब हो, एरर कम से कम हो। कहता है अ रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा इज ओनली एज मच एज एक्यूरेट as its least accurate reading in experimental data। मैंने एक मिसाल भी लिखी है। ये आपने 5 दफा एक्सपेरिमेंट सॉल्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, आपके पास रीडिंग्स देखिए 29.983, 25.988, 25.976, ये 25 था, शायद मैं गलत बोल गया, 20। ये रीडिंग्स नोट कीजिए, इन सब की एवरेज ली गई है, ये आंसर आया। ये आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा का रिजल्ट आया। अब मुझे बताइए, ये जो आपका रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट जिन वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है उनमें सबसे लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग कौन सी है? गौर कीजिएगा, ये इसके बहुत करीब, ये इसके बहुत करीब, ये इसके बहुत करीब, ये इसके बहुत करीब। जरा इसको नोट कीजिए, 25.976 इसका और इसका कंपैरिजन कीजिए तो ये लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग है। ये बताएगी कि आपका आंसर कितना एक्यूरेट है। इससे पता चलेगा कि आपका आंसर कितना एक्यूरेट है। ऑफ कोर्स इसमें काफी डिफरेंस है, इसका मतलब आपका आंसर कोई इतना अच्छा और एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि आपकी रीडिंग्स के अंदर एक रीडिंग बहुत लीस्ट अनएक्यूरेट है। लीस्ट एक्यूरेट जो रीडिंग आपने नोट की, यानी ये सबसे कम एक्यूरेट ये रीडिंग है, जो एक्यूरेट आंसर जो रिजल्ट के मैच नहीं करी। ये बताएगी कि आपका आंसर कितना एक्यूरेट है। इससे पता चलेगा कि रिजल्ट कितना एक्यूरेट है। तो इसका मतलब इस स्टेटमेंट से मिलती जुलती स्टेटमेंट ये है कि आप कोई भी एक्सपेरिमेंटल काम करिए, कोई भी रिजल्ट नोट कीजिए, डेटा नोट कीजिए, रीडिंग्स लेके आइए। उन रीडिंग्स को जो रिजल्ट आएगा एवरेज लेने के बाद, मल्टीप्लीकेशन के बाद, वट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके साथ कंपेयर कीजिए। कंपैरिजन के बाद देखिए जो लीस्ट एक्यूरेट थी वो बताएगी कि आपका आंसर कितने दर्जे ठीक है, कितना एक्यूरेट है, कितनी इसके अंदर अनसर्टिनिटी, कितना एरर है। ये है मिलती जुलती स्टेटमेंट। किसके साथ? ओल्ड सेइंग के साथ। उम्मीद करता हूं इस सवाल की समझ भी आ गई होगी।